Good morning, students. I am Akhil Jain, Faculty of Electrical Department, Government Polytechnic College, चित्तौड़गढ़। और आज हम EE 302 यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड ट्रैक्शन की यूनिट 1 से सिलेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम इस यूनिट के अंदर इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने सारी मोटर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होता है उसको हमने डिटेल में पढ़ा था। और आज हम अब किसी भी इलेक्ट्रिक ड्राइव को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी मोटर्स, कब कौन सी मोटर चाहिए, इसके लिए हमें इस टॉपिक को देखना है। जैसे सपोज़ कीजिए आपको घर का एक हेयर ड्रायर बनाना है, तो उसकी वो मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए या आप कौन सी मोटर सेलेक्ट करोगे, उसके लिए वो सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। वही इस चैप्टर में या फिर इस टॉपिक में हम वो सब देखेंगे कि कुछ इंडस्ट्रियल यूजेस कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी मोटर्स काम में आती हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। Selection of an electric motor. For selection of an electric motor, we should know all the characteristics of different motors so that the motor can give its full efficiency during the work. तो हम क्यों सेलेक्ट करते हैं कभी भी किसी भी मशीन के लिए मोटर को? इसलिए करते हैं जिससे कि जब भी हम उस मशीन का यूज़ करें तो उससे हमें 100% एफिशिएंसी मिले, हमारी कोई भी लॉसेस मिनिमम हो, जो भी हम काम कर रहे हैं वो एकदम ऑप्टिमम हो, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण हम मोटर का इस्तेमाल करते हैं। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स फॉर सिलेक्शन ऑफ एन मोटर सच एज इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम कुछ अलग अलग फैक्टर्स देख रहे हैं किसी भी मोटर को सेलेक्ट करने के लिए। सबसे पहली क्या चीज़ को आपको ध्यान रखना है, उसकी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए जो भी मोटर आपको सेलेक्ट करनी है, जिससे या फिर आप ये कहें कि जब भी आपको कोई मोटर सेलेक्ट करनी है तो आपको सारी मोटर्स की इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, जिससे आप ईजिली फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न आप या फिर फॉर अ पर्टिकुलर वर्क किसी भी मोटर को सिलेक्ट कर सकें जो कि उसके लिए हमें 100% एफिशिएंसी देगी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स। उसकी रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, उसकी स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड कंट्रोल। कभी आपको स्पीड को कंट्रोल करना होगा, कभी आपको ऐसा होगा कि मशीन जो है वो एकदम से स्टार्ट हो जानी चाहिए, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मशीन धीरे धीरे भी स्टार्ट होती है तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। जब आप उसका ब्रेक लगाएंगे, जब मशीन को आप बंद करेंगे तो वो कितनी जल्दी बंद होनी चाहिए, या फिर उसके अंदर कितने लॉसेस होते हैं ड्यू टू ब्रेकिंग। ये सब चीज़ें आपको उस मशीन के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है मैकेनिकल फीचर्स। द टाइप ऑफ एनक्लोजर्स, टाइप ऑफ बियरिंग, अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर एंड नॉइज़। अब देखिए मैकेनिकल फीचर्स के अंदर टाइप ऑफ एनक्लोजर, भाई उसके साथ आपको क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या चीज़ें और लगानी पड़ेगी जिससे वो आपको 100% एफिशिएंसी दे या फुल एफिशिएंसी दे, ये सब। नेक्स्ट, टाइप ऑफ बियरिंग, उसके अंदर कैसी बियरिंग लगती है, क्या उस बियरिंग से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। जैसे कि अगर बात की जाए, हम एसी की बात करते हैं, अगर हम कहीं पर विंडो एसी लगाते हैं तो विंडो एसी में से थोड़ी सी आवाज़ आती है, बट स्प्लिट एसी जहाँ पर लगता है वहाँ पर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है। तो क्या आपको क्या यूज़ करना है? क्या विंडो एसी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर ऐसा रूम है जहाँ पर आपको पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए तो पंखे भी ऐसे लगाए जाएंगे, आपके जहाँ जो भी उसके अंदर डिवाइस लगेगा वो सब ऐसे लगाए जाएंगे जिससे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती हो। अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर, उस पर तक पावर कैसे पहुँचाई जा सकती है, क्या उसके लिए आपको बेल्ट्स लगानी पड़ेगी, भाई मैकेनिकल पावर भेजनी है तो बेल्ट्स के थ्रू भेजोगे, क्या वो चीज़ वहाँ पर अच्छी लगेगी लगाने के लिए, ये सब चीज़ें हमें इसके अंदर देखनी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है साइज़ एंड रेटिंग। तो साइज़ और रेटिंग की बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको हाथ में उठाकर काम करना है, तो वो बहुत ज़्यादा भारी नहीं होनी चाहिए,
नहीं तो वो आप उठा नहीं पाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप नीचे रख के भी काम कर सकते हैं तो वो भारी हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। या फिर उसके ऊपर कितना लोड लग रहा है, क्या उसके ऊपर कंटिन्यूसली एकदम हैवी लोड रहता है, क्या वो हमेशा फुल लोड पर काम करती है या फिर वो हमेशा वेरिएबल लोड्स पे काम करती है। ये सब चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी होती हैं। तो थर्ड पॉइंट है साइज़ एंड रेटिंग। वेदर द ड्राइव इन कंटिन्यूस, इंटरमिटेंट और वेरिएबल लोड, यही मैंने आपको बताया। वेदर द ड्राइव इन एडिक्वेट फॉर ओवरलोड कैपेसिटी, क्या जो मेरी ड्राइव है वो ओवरलोड कैपेसिटी पे ज़्यादा देर काम कर सकती है, कितनी देर वो ओवरलोड पे काम कर सकती है। कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जिनको आप 125% ऑफ ओवरलोड के ऊपर कंटिन्यूसली चला सकते हो, 125% ऑफ लोड पे कंटिन्यूसली चला सकते हो। कुछ ऐसी मोटर्स हैं जो फिर सिर्फ कुछ सेकेंड्स के लिए ही ओवरलोड पर काम करती हैं। तो कहाँ पर आप कौन सी मोटर लगा रहे हैं उसका भी आपको यहाँ पर उसकी साइज़ और रेटिंग का भी ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है कॉस्ट। कॉस्ट आपको हमेशा ध्यान देनी होती है कि जो भी चीज़ आप बनाओ वो बहुत ज़्यादा महंगी ना हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में जब भी आप कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हो या फिर कोई डिवाइस बनाते हो, तो अगर वो डिवाइस सस्ता है और उसकी जो एफिशिएंसी है या फिर जो उसकी वर्किंग पावर है वो अच्छी है तो वो ज़्यादा लोग खरीदेंगे। तो इसलिए हम जब भी कोई भी डिवाइस बनाते हैं तो इसी तरह से बनाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा महंगा भी ना हो और वो बहुत ज़्यादा उससे जो एफिशिएंसी भी निकले वो बहुत सही निकले। तो आपको ये दोनों चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है कि उसकी कैपिटल कॉस्ट क्या है, उसके रनिंग टाइम पे कॉस्ट कितनी लगेगी, ये सब चीज़ें हमें देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि फॉर एनी सिलेक्शन आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरी मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरी उसकी साइज़ एंड रेटिंग और चौथा उसकी कॉस्ट। इन चारों को आपको ज़रूर से ध्यान देना है जब भी आप कोई भी मोटर को सिलेक्ट करेंगे। अब हम डोमेस्टिक यूजेस के लिए हम कौन कौन सी मोटर्स नॉर्मली यूज़ करते हैं फॉर डोमेस्टिक यूज़ ये देख लेते हैं। इन डोमेस्टिक द फैक्टर विच रिक्वायर्ड आर, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स भाई डोमेस्टिक के अंदर आपको कौन कौन से फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं जब भी आप कोई मशीन ख़रीदते हैं। सबसे पहले उसका टॉर्क लो टॉर्क होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं घूमनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नियरली कांस्टेंट स्पीड, नॉर्मली जो हमारी मोटर्स हैं उनकी कांस्टेंट स्पीड होती है, या फिर आप ये कह लीजिए अगर हमारे पास वेरिएशंस भी हैं तो पर्टिकुलर वेरिएशंस होंगे। जैसे अगर मिक्सी की बात करी जाए तो मिक्सी में 3 स्टेप होते हैं। अगर हम पंखे की बात करें तो पंखे में हम उसको हम एक पर्टिकुलर स्पीड तक ही, धीरे से लेकर पर्टिकुलर स्पीड तक ही रोटेट करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कि हमारा जो पंखा है वो ही बहुत तेज़ हिलने लग जाए, इस तरह से रोटेट नहीं करवाते हैं। तो इसलिए हमें ऐसी मोटर्स चाहिए जिनकी स्पीड जो हो वो कैसी हो, नॉर्मली कांस्टेंट के आसपास ही हो। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट स्टार्ट, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एकदम से धीरे धीरे उसके स्टार्ट होने में बहुत देर लग रही है। अगर हम हमारी हेयर ड्रायर की बात करें तो हेयर ड्रायर अगर 15 मिनट बाद स्टार्ट होगा, आप उसको रखेंगे फिर 15 मिनट बाद वो स्टार्ट होगा, तो उसके अंदर वो हमारे किसी यूज़ का नहीं है। और भी चीज़ें ले लीजिए, अगर मिक्सी की बात करें या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की बात करें तो इन सब चीज़ों के अंदर हमारे को जो स्टार्ट है, या फिर ये कहें कि बार बार हमें ऑन ऑफ भी करते हैं चीज़ों को, तो जब भी हम ऑफ़ करके ऑन करें तो भी वो कंटिन्यूसली रन करते रहे, उसकी एफिशिएंसी पे कोई फ़र्क ना पड़े, उसकी लाइफ स्पैन पे कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसी चीज़ें हमें हमारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए चाहिए होती है। फ्रीक्वेंट स्टार्ट एंड कंपैरेटिवली स्मॉल लोड ड्यूरेशन, मतलब उसके ऊपर जो लोड, ऐसी मोटर ही चाहिए जिसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आना है, क्योंकि बहुत कम समय के लिए आपको उसको चलानी होती है। आप कोई हेयर ड्रायर पूरे दिन नहीं चलता है, मिक्सी हमारे घर के अंदर पूरे दिन तक हम नहीं चलाते हैं, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए रन करते हैं। तो इसलिए हमें ऐसी मोटर्स हम यूज़ कर सकते हैं। हमें अगर हम उसका लोड ड्यूरेशन बहुत लंबा बढ़ा देंगे तो क्योंकि हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ऐसा हम नहीं करते हैं। अब देखिए कौन सी मोटर यूज़ करते हैं, स्मॉल यूनिवर्सल मोटर।
हम किस मोटर का इस्तेमाल करते हैं? जो यूनिवर्सल मोटर्स होती हैं वो हमारे घरों में नॉर्मली काम आती हैं। स्मॉल यूनिवर्सल मोटर्स यूजुअली सीरीज टाइप आर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक यूजेस सच एज फॉर ड्राइविंग स्विंग मशीन। नॉर्मली ये मोटर्स किस किस में लगी होती हैं? जो छोटे इक्विपमेंट्स हैं हमारे घर के, जो छोटे छोटे इक्विपमेंट जैसे स्विंग मशीन हो गया या फैंस हो गए। यहाँ पर हम छोटे फैंस की बात कर रहे हैं, जो हैंड फैंस होते हैं ना उनकी। मिक्सर एंड ग्राइंडर्स हो गए, वॉशिंग मशीन, हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक शेवर, वैक्यूम क्लीनर। यहाँ पर आप अगर देखें तो बहुत सारी मशीन्स जो है वो हैंडी मशीन्स है। एक वॉशिंग मशीन जो है वो थोड़ी बड़ी होती है, नहीं तो और सारी मशीन जो है वो हैंडी मशीन्स हैं। इसलिए हम उसके अंदर कौन सी यूज़ करते हैं मोटर? स्मॉल यूनिवर्सल मोटर का ही हम इस्तेमाल इसमें करते हैं। नेक्स्ट है सिंगल फेस कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। इसका इस्तेमाल हम करते हैं हमारे बड़ी मोटर जैसे रेफ्रिजरेटर के अंदर, विंडो एयर कंडीशन के अंदर, वाटर कूलर्स के अंदर। सिंगल फेस कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर विद डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्ट इज़ यूज्ड फॉर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स, विंडो एयर कंडीशनर्स एंड वाटर कूलर्स एक्सेट्रा। एंड फॉर जो हमारे बड़े पंखे होते हैं, जो हमारे सीलिंग फैंस हैं, उसके लिए भी हम इसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं। सिंगल फेस कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। अब इंडस्ट्रियल यूज़ के अंदर हमारे पास कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके लिए हमें मोटर्स को डिफ़ाइन करना है कि कौन कौन सी मोटर्स में काम आती है। इतना जितना हमारे सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक्स हैं हमने यहाँ पर वही कवर किए हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारी मोटर्स हैं या फिर बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक ड्राइव का यूज़ करते हैं। बट हाँ, यहाँ पर हमने वही कवर किए हैं जो कि हमें चाहिए। फर्स्ट है लेथ। लेथ मशीन्स के अंदर कौन सी मोटर यूज़ होती है? कांस्टेंट स्पीड स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। Lathe are usually driven by constant speed squirrel cage induction motor. Multi-speed AC motors or adjustable speed DC motors are sometimes used. कौन सी मोटर यूज़ होती है? नॉर्मली कांस्टेंट स्पीड स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का हम इस्तेमाल करते हैं हमारी लेथ मशीन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रिल मशीन। जो ड्रिल मशीन हमारी हैंडी ड्रिल मशीन होती है उसके अंदर हम कौन सी मशीन का इस्तेमाल करते हैं? इसमें भी हम कांस्टेंट स्पीड स्क्विरल केज और डीसी शंट और मल्टी स्पीड एसी मोटर्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो हम नॉर्मली स्क्विरल केज, कांस्टेंट स्पीड स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल हम करते हैं। या फिर डीसी के अंदर बात करी जाए तो डीसी शंट मोटर, क्योंकि ये जो स्पीड्स हैं ये हमें कांस्टेंट स्पीड्स देती हैं, इसलिए हम लेथ और ड्रिल मशीन्स में इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लिफ्ट एंड एलिवेटर्स। अब भाई देखिए, जब आपको लिफ्ट लगानी होती है तो लिफ्ट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए उस मोटर की? सबसे पहले तो हाई स्मूथ एक्सेलरेटिंग टॉर्क, ट्वाइस टू द फुल लोड टॉर्क एट स्टार्ट। मतलब जो उसके अंदर करेक्टरिस्टिक होगी वो क्या होनी चाहिए कि इसका एक्सेलरेटिंग टॉर्क क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए एक तो, और स्मूथ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी को धचके लगें उसके अंदर खड़े होने के बाद। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप लिफ्ट में खड़े हैं या फिर एलिवेटर पे चढ़ रहे हैं तो जैसे ही वो स्टार्ट होगा और आपको धचके लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए कैसा होना चाहिए? हाई स्मूथ एक्सेलरेटिंग टॉर्क उसका होना चाहिए। हाई ओवरलोड कैपेसिटी एंड पुल आउट टॉर्क, क्या होना चाहिए उसका? जो ओवरलोड कैपेसिटी होती है चाहिए वो हाई होनी चाहिए। भाई हम पढ़ते हैं कि जो लिफ्ट के ऊपर लिखा होता है कि मैक्सिमम इतने लोग ही उसके ऊपर खड़े हों, अंदर जाएं। या फिर एक्सेलरेटर जो होता है अगर उसके वो पूरा एकदम से भर जाता है तो वो थोड़ा धीरे धीरे चलता है, बट वो चलता है, वो एकदम से रुक नहीं जाता। तो इसलिए उसकी जो ओवरलोड कैपेसिटी होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए और पुल आउट टॉर्क भी ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट, हाई डिग्री ऑफ साइलेंस, मतलब कि उसके अंदर से बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आनी चाहिए। एंड मॉडरेट स्पीड्स आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर लिफ्ट एंड एलिवेटर्स।
लिफ्ट और एलिवेटर्स की ये नॉर्मल रिक्वायरमेंट है हमारी किसी भी मशीन्स की। तो इसके अंदर फिर से अब हम कौन सी मोटर्स यूज़ करेंगे? देखिए, डीसी कंपाउंड वाउंड एंड एसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स आर नॉर्मली यूज्ड। कौन सी होती है? डीसी कंपाउंड वाउंड और एसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल हम इसमें करते हैं। इंडक्शन रिपल्स एंड वेरिएबल स्पीड एसी कम्यूटेटर्स आर ऑल्सो यूज्ड। तो इंडक्शन रिपल्सिव मोटर और वेरिएबल स्पीड एसी कम्यूटेटर मोटर का भी इस्तेमाल हम यहाँ पर करते हैं। इन सिंगल फेज इंस्टॉलेशन और शंट टाइप कम्यूटेटर मोटर इज़ ऑल्सो यूज्ड। तो सिंगल फेज इंस्टॉलेशन की जहाँ पर आपने छोटा सिस्टम हो, जहाँ पर सिंगल फेज ही यूज़ करनी है, वहाँ पर हम शंट टाइप कम्यूटेटर मोटर का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो लिफ्ट और एलिवेटर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसके अंदर जो उसका एक्सेलरेशन होना चाहिए वो स्मूथ होना चाहिए। नेक्स्ट, जो उसकी मतलब उसके अंदर से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। उसकी ओवरलोड कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। उसके अंदर डीसी कंपाउंड वाउंड मोटर का यूज़ करते हैं और एसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं। ये सब बातें आपको ज़रूर से याद रखनी होंगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है क्रेन्स एंड हॉइस्ट वर्क। अब क्रेन्स और हॉइस्ट के लिए क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्रेन और हॉइस्ट वर्क इज़ दैट इट शुड डेवलप हाई स्टार्टिंग टॉर्क। मतलब जो क्रेन्स है, क्योंकि उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा भार उससे उठाते हैं, तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। एंड विदस्टैंड लार्ज नंबर ऑफ स्विचिंग ऑपरेशन। देखिए, क्रेन के थ्रू हम क्या करते हैं, कभी उसको बंद, मतलब कभी उससे एकदम से नीचे सामान उतारते हैं, फिर एकदम से चेंज करके ऊपर ले जाते हैं सामान को, फिर कभी हमें उसको घुमाना होता है क्रेन को, कभी आपको उसको दूसरी तरफ घुमाना होता है। तो क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, तो इस कारण से वेरिएबल स्विचिंग ऑपरेशंस उसके अंदर हैं। तो यहाँ पर वो एक तो स्टार्टिंग टॉर्क उसका ज़्यादा हो, क्योंकि उसके अंदर भार बहुत ज़्यादा होता है, जो भी चीज़ उठाते हैं वो हैवी वेट होते हैं, और उसकी जो विदस्टैंड विद लार्ज नंबर ऑफ स्विचिंग ऑपरेशंस। डीसी सीरीज और कंपाउंड वाउंड मोटर्स आर प्रेफर्ड फॉर क्रेन्स ऑन अकाउंट ऑफ देयर हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड स्मूथ स्पीड कंट्रोल। कौन कौन सी मोटर यूज़ करते हैं? डीसी सीरीज मोटर और कंपाउंड वाउंड मोटर को हम नॉर्मली प्रेफर करते हैं इस चीज़ के लिए। द मोटर यूज फॉर लिफ्टिंग, ट्रैवलिंग एंड रिवर्सिंग and for conveying and hoisting are DC compound wound, DC series wound and AC slip ring induction motor। नॉर्मली ये तीन मोटर्स होती हैं। देखिए, हमने पढ़ लिया ऊपर DC सीरीज़ मोटर, कंपाउंड वाटर ज़्यादा प्रेफर की जाती है, बट इसी के साथ आप AC स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है बेल्ट कन्वेयर्स। जो बेल्ट होती है या कन्वेयर्स होते हैं, उनके अंदर हम कौन सी मोटर का इस्तेमाल करते हैं? बेल्ट एंड कन्वेयर्स आर यूज फॉर मूविंग सैंड्स एंड ग्रेवल्स। ये हमारी जो बेल्ट्स हैं उसका यूज़ क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह को सैंड भेजनी हो, ग्रेवल भेजनी हो, कोयला भेजना हो, अगर थर्मल पावर प्लांट की बात करी जाए, या फिर कोई और सामान आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो, तो उसके अंदर बेल्ट्स यूज़ की जाती है। नॉर्मल स्टार्टिंग करंट एंड हाई स्टार्टिंग टॉर्क, डबल केज इंडक्शन मोटर विद डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर्स और वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर्स आर यूज्ड। सिंपल सी बात है, क्या होना चाहिए उसका? नॉर्मल स्टार्टिंग करंट उसकी होनी चाहिए। टॉर्क जो होता है वो चाहिए वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क, इसलिए कौन सी मोटर यूज़ करते हैं? डबल केज इंडक्शन मोटर विद डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये जो मशीन है इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप कर्व बनाएंगे इसका स्लिप टॉर्क करेक्टरिस्टिक, तो आप देखेंगे इसका सारी अगर इंडक्शन मोटर्स का आप बनाएंगे ग्राफ, तो उसके अंदर आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा डबल केज इंडक्शन मोटर होता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है। और वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल मिल्स के अंदर हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के काम होते हैं, जैसे कपड़ा सुखाना है या आपको कपड़ा बनाना है और डाई करना है। तो हर चीज़ के लिए यहाँ पर बहुत सारे क्योंकि ऑपरेशंस है, तो हमारे पास हर चीज़ की हमने यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया है कि किस में आपको कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स यूज़ करनी होंगी। ऐसी मोटर आपको यूज़ करनी होगी, हर काम के लिए आपके पास यहाँ पर अलग अलग मशीन्स होगी। द स्टैंडर्ड स्पेशली डिज़ाइन मोटर्स
देखिए यहाँ पर स्पेशली डिज़ाइन मोटर्स यूज़ की जाती हैं, आर रिक्वायर्ड ऑन अकाउंट ऑफ एनवायरनमेंट, ऑपरेटिंग एंड ड्राइव कंडीशंस। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग जगह होती हैं जहाँ पर मोटर्स यूज़ की जाती है, तो एक मोटर का हम यहाँ नाम नहीं ले सकते, हमें अलग अलग मोटर्स का यहाँ पर इस्तेमाल करना होता है। द स्पेशल फीचर्स ऑफ टेक्सटाइल मोटर्स आर, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल, एक्स्ट्रा हाई टॉर्क और मॉडरेट टॉर्क विद स्मूथ एक्सेलरेशन। क्या होना चाहिए? टॉर्क जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, और अगर आप मॉडरेट टॉर्क ले रहे हो तो एक्सेलरेशन उसका स्मूथ होना चाहिए। नेक्स्ट है उसकी थर्मल फीचर्स। भाई थर्मल करेक्टरिस्टिक्स के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? हाई थर्मल विथस्टैंड कैपेसिटी फॉर फ्रीक्वेंटली स्टार्टिंग, प्रोलॉन्ग स्टार्टिंग टाइम और वेंटिलेटिंग। देखिए ऐसा ना हो कि वो कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको कंटिन्यूसली मशीन को चलाना हो, या फिर बार बार स्विच ऑफ स्विच ऑन करना हो, या फिर उसके अंदर वेंटिलेशन होना चाहिए। तो ऐसी मशीन यूज़ करते हैं जो कि लंबे समय तक अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है बिकॉज ऑफ इट्स रनिंग कंडीशन तो वो ख़राब ना हो। इस बात का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल, एबिलिटी टू विथस्टैंड हाई ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, डस्ट एंड फ्लफ्स। मतलब एनवायरनमेंट जो होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो सकती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी हो तो ह्यूमिडिटी हो सकती है, टेम्परेचर, कहीं पर रेशे उड़ रहे हों तो डस्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, फ्लफ़, जब रेशे एक साथ बन जाता है उसको हम फ्लफ़ कहते हैं। तो इन सब से वो ईज़िली विथस्टैंड कर सके, इन कंडीशंस में वो काम कर सके, तो ऐसी हमें मोटर चाहिए होती है। नेक्स्ट है माउंटिंग, मतलब कहाँ पर हम उसको माउंट कर रहे हैं। क्या हम उसको फुट मतलब ज़मीन पे माउंट कर रहे हैं? क्रैडल, क्या वो किसी क्रैडल पे माउंटेड है, मतलब उसको हम पहिए लगे हुए हैं नीचे, या फ्लैट बेस है, किस तरह का वो उसका माउंटिंग सिस्टम है, उसके बेसिस पे भी आपको मोटर को यूज़ करना होगा। कंस्ट्रक्शन, टोटली एनक्लोज्ड विद एक्सियल और सर्कमफेरेंशियल रिब्स विद स्टीम लाइन शेप फॉर स्मूथ फ्लोर फॉर फ्लफ्स। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है कंस्ट्रक्शन के अंदर। भाई कैसी है, क्या एक्सियल मोटर है या सर्कमफेरेंशियल रिब्स हैं उसके, किस तरह की वो मोटर्स है, कहाँ पर लगाई गई है, ये सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं। नेक्स्ट कूलिंग के लिए, सरफेस कूल एंड फैन कूल, भाई कैसी कूल्ड है वो, क्या हमने उसके अंदर कोई अलग मेथड यूज़ कर रखा है कूलिंग का, या फिर सिर्फ फ़ैन से ही हम उसको कूल कर रहे हैं। और मिसलिनियस, टर्मिनल बॉक्स और लूज लीड्स एंड स्पेशल shapes for restricted overall dimension, special shaft extension। भाई कैसी चीज़ है, क्या उसके अंदर कोई टर्मिनल बॉक्स लगा हुआ है और लीड्स जो हैं जिनको आप बार बार लगाते हैं बार बार हटाते हैं, ऐसी लीड्स हैं, परमानेंट लीड्स हैं, क्या है? अगर कोई स्पेशल शेप है, क्योंकि भाई किस तरह की ओवरऑल डायमेंशन है उसके बेसिस पे आपने कोई उसके स्पेशल शेप दी है मोटर को, वो डिपेंड करेगा जहाँ पर भी आप उसकी मोटर्स को लगाएंगे। तो जब भी आप टेक्सटाइल में इंडस्ट्री के अंदर कहीं भी मोटर्स का इस्तेमाल करें तो आपको बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग स्पेशली डिज़ाइन मोटर्स बनानी होती हैं। नेक्स्ट है पेपर मिल। देखिए पेपर मिल के अंदर हमारे पास दो तरह के काम हैं। सबसे पहला है एक तो पल्प बनाना और दूसरा पेपर मेकिंग। देयर आर टू मेन प्रोसेसेस इन पेपर मिल्स, नेमली पल्प मेकिंग और पेपर मेकिंग। The drives used are quite different for each one of these process। इन दोनों के अंदर हमें अलग अलग ड्राइव्स का इस्तेमाल करना होता है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। पल्प मेकिंग में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट स्पीड सिंक्रोनस मोटर्स एंड गियर ड्राइव्स आर यूज्ड। कौन सी मोटर्स यूज होती हैं? कांस्टेंट स्पीड सिंक्रोनस मोटर्स का इस्तेमाल हम यहाँ करते हैं। और पेपर मेकिंग में The AC commutator motor with shunt characteristics is suitable for economic speed control system। तो हम किसका यूज़ करते हैं? AC commutator मोटर का इस्तेमाल हम इसके अंदर करते हैं, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सूटेबल हो इकोनॉमिक स्पीड कंट्रोल के लिए। ऐसी मोटर्स हम किस में यूज़ करते हैं? पेपर मेकिंग में यूज़ करते हैं। तो आज हमारा यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है।